So guys, let's start with user-defined data types. User-defined data types ऐसी data types होती हैं जो एक यूज़र खुद बनाता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बिल्ट इन नहीं होती, और इसलिए बनाई जाती हैं कि कोई ऐसा काम किया जा रहा है जिसके अंदर डेटा टाइप की ऐसी ज़रूरत पड़ गई है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एग्जिस्ट नहीं करती। फॉर एग्जांपल, जब हम लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपने देखा होगा कि हमें रिकॉर्ड डेटा टाइप की ज़रूरत पड़ती है, बट वो एग्जिस्ट ही नहीं करती इन पाइथन। तो उसके लिए हम एक अपनी डेटा टाइप बना लेते हैं, विच इज़ क्लास के थ्रू हम एक डेटा टाइप बनाते हैं जिसके अंदर दो डिफरेंट डेटा टाइप स्टोर हो सकें। इनका इस्तेमाल तब होता है जब काफ़ी एक स्पेसिफिक डेटा टाइप की ज़रूरत पड़े, या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो डेटा टाइप मौजूद ना हो जिसकी ज़रूरत पड़ रही है। इनकी दो टाइप्स होती हैं, दिस नॉन कॉम्पोजिट एंड दिस कॉम्पोजिट। नॉन कॉम्पोजिट एक सिंगल डेटा टाइप होती है, ठीक है, जो किसी और डेटा टाइप से मिल के नहीं बनी होती, जिस किसी और डेटा टाइप को रेफर नहीं करी होती। फॉर एग्जांपल, हमने P2 में स्ट्रिंग पढ़ा है, रियल पढ़ा है, चार पढ़ा हुआ है, बुलियन पढ़ा हुआ है। अब इनकी कोई बेस नहीं है, दीज आर द बेसिक वंस। ओ लेवल में पढ़ते थे फिजिक्स में, बेस डेटा वो बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स, उस टाइप की शेड है कि बेस हैं ये, इनसे मिल के देन कॉम्पोजिट बनती हैं। तो composite are data types constructed from other data types or refers to other data type। इसमें रिकॉर्ड आ जाता है, रिकॉर्ड में काफ़ी सारी डेटा टाइप्स हो सकती हैं, तो वो इन्हीं से मिलके बनी होती हैं। लिस्ट आ सकती है, आपकी अरेज होती है, ठीक है, सेट आ सकता है, देन दिस क्लास एंड लिंक लिस्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, द फर्स्ट डेटा टाइप दैट वी गोना टॉक अबाउट इज इन्यूमरेटेड। इन्यूमरेटेड एक ऐसी डेटा टाइप है जो ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ पहले से डिफाइन कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ऐसी डेटा टाइप बना रहा हूँ जिसमें सिर्फ वीक डेज के नाम हो सकते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो मैं उसको डिक्लेयर करते हुए ही बता दूंगा कि ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ आर मंडे टू संडे, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं आ सकती। तो अगर मैं कोई और वैल्यू डालने की कोशिश करूंगा तो इट्स गोना गिव मी एन एरर। फिर हमारे पास पॉइंटर डेटा टाइप आती है। इट्स अ नॉन कॉम्पोजिट डेटा टाइप जो कि इस्तेमाल होती है किसी मेमोरी लोकेशन को मैनिपुलेट करने के लिए या फिर मेमोरी लोकेशन को रेफरेंस करने के लिए। वो दो चीज़ें होती हैं, देयर इज दिस एरो टुवर्ड्स द अप। इसमें होता है कि ये डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, मतलब कि अगर मैं किसी मेमोरी एड्रेस के ऊपर पॉइंट करवा रहा हूँ एंड आई डोंट वांट द एड्रेस, मुझे उस एड्रेस पे पड़ा हुआ डेटा चाहिए, तो फिर मैं इस एरो को इस्तेमाल करता हूँ। ऑन द अदर हैंड, जब मैं ऐट द रेट को इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे वैल्यू नहीं एड्रेस चाहिए, मतलब कि मैं किसी चीज़ के पॉइंट कर रहा हूँ, मुझे उसका एड्रेस चाहिए, मुझे उसकी वैल्यू नहीं चाहिए। इसको डिक्लेयर करने का तरीका इज़ वेरी सिंपल। आगे कॉम्पोजिट डेटा टाइप्स में रिकॉर्ड डेटा टाइप, इट्स अ ग्रुप ऑफ मल्टीपल डेटा टाइप्स। ठीक हो गया, जस्ट अ मिनट। ओके, रिकॉर्ड डेटा टाइप इज अ ग्रुप ऑफ मल्टीपल डेटा टाइप्स, एक ऐसी डेटा टाइप जो काफ़ी और डेटा टाइप से मिलकर बनी होती है। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है व्हेन वी हैव टू कंबाइन और ग्रुप टुगेदर डिफरेंट डेटा टाइप्स, सच एज मैं एक फ़ोन डायरेक्टरी बना रहा हूँ जिसमें मुझे बंदे का नाम लिखना पड़ेगा, मुझे उसकी मुझे उसकी नेम लिखना पड़ेगा, मुझे उसकी लोकेशन लिखनी पड़ सकती है, नंबर लिखना पड़ सकता है। सो आई एम गोना नीड स्ट्रिंग, इंटीजर एंड थिंग्स लाइक दैट। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट वी गोना सी इन्यूमरेटेड। इन्यूमरेटेड बनाई हमने टाइप ग्रेड इक्वल्स टू ए बी सी डी ई यू। सो मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया विद द डेटा टाइप ग्रेड। अब अगर मैं इस वेरिएबल को कोई वैल्यू देता हूँ जो ग्रेड में ऑलरेडी डिफाइंड है, तो इट्स नॉट गोना गिव मी एन एरर, सही से चलेगा। लेकिन अगर मैं इसको कोई ऐसी वैल्यू देता हूँ जो मैंने पहले से नहीं डिक्लेयर की हुई, देन इट्स गोना गिव मी एन एरर। आगे वी हैव पॉइंटर डेटा टाइप। सो पॉइंटर डेटा टाइप में मैंने एक टाइप बना ली, उसका नाम रखा मैंने पॉइंट, ठीक है। फिर मैंने एक वेरिएबल बनाया वैल्यू के नाम से, और इसको मैंने डेटा टाइप दे दी पॉइंट, यानी कि अब ये वैल्यू एक पॉइंटर बन गया। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल अस्चित के अंदर ए डाला, एंड देन मैंने वैल्यू इज इक्वल टू एट द रेट अस्चित किया। अभी हम पढ़ के आए हैं कि जब हम एट द रेट का यूज़ करते हैं वी आर लुकिंग फॉर द वैल्यू, नॉट द एड्रेस। उल्टा बोल दिया मैंने, सॉरी। एट द रेट का यूज़ करते हैं लुकिंग फॉर द एड्रेस नॉट द वैल्यू, एंड जब हम एरो का यूज़ करते हैं लुकिंग फॉर द वैल्यू नॉट द एड्रेस। तो इसलिए जब हमने एट द रेट का यूज़ किया तो हमें एड्रेस ऑफ ए मिला, और जब हमने पॉइंट अप के का यूज़ किया तो वी आर गोना गेट ए, राइट।
देन वी हैव रिकॉर्ड डेटा टाइप। इसमें मैंने एक टाइप बनाई, उसका नाम रखा फ्रेंड, एंड देन आई डिक्लेयर्ड टू वेरिएबल्स इनसाइड इट। देयर इज गोना बी नेम एंड देयर इज गोना बी नंबर। नेम मेरा स्ट्रिंग होगा, नंबर मेरा इंटीजर होगा। देन आई डिक्लेयर्ड अ वेरिएबल इर्तिज़ा एंड गेव इट द डेटा टाइप फ्रेंड। इसके बाद मैंने डॉट नेम करके इर्तिज़ा के नेम में इर्तिज़ा डाल दिया, इर्तिज़ा के डॉट नंबर में 320 डाल दिया सिंपली। ठीक है, अब मैंने प्रिंट किया इर्तिज़ा डॉट नेम, तो नेम प्रिंट होगा, इर्तिज़ा डॉट नंबर तो नंबर प्रिंट होगा। बट मैं डायरेक्ट इर्तिज़ा को प्रिंट नहीं कर सकता क्योंकि अब वो एक रिकॉर्ड डेटा टाइप बन चुकी है। Okay, we're pretty much done with user-defined data types. Now let's move on to file organization. File organization वो तरीका है जिस तरीके से हम फाइल के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं. There's first of all there's serial data, there's serial file organization. Serial में डेटा chronological order में सेटअप किया जाता है, यानी कि जिस टाइम के ऊपर आया उस टाइम के हिसाब से डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है. मतलब सबसे पहले ए आया तो ए सबसे पहले आएगा फाइल में, देन दिस बी क्योंकि बी उसके बाद आया था, देन सी बी के भी बाद आया था. सो दैट इज हाउ दिस इज ऑर्डर्ड. इसमें डेटा अपेंड करना इज़ वेरी इजी टू द एंड, क्योंकि आप एंड पे डालोगे तो वो एंड पे जाएगा डायरेक्टली. देयर इज नथिंग वी हैव टू डू. Then it allows the data to be read in order they were added. So it's really good for like taking temperatures of things, या फिर इस टाइप की कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है. यूजेस तब होते हैं जब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मैटर कर रहा होता है, रिकॉर्ड पेंड करना होता है, रीऑर्गेनाइजेशन की सॉरी ज़रूरत, मतलब कि रीसॉर्टिंग की ज़रूरत नहीं ना पड़ेगी क्योंकि पहले से सॉर्टेड इन एंड अरेंज्ड इन डेट एंड टाइम है तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. देन इसकी फाइल छोटी छोटी बनती है, साइज छोटा होता है. देन देयर सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन. इसमें प्री डिसाइडेड ऑर्डर होते हैं. प्री डिसाइडेड ऑर्डर मीन्स मैंने पहले से बताया होगा कि किस डेटा ने कौन सी वाली प्लेस पे आके प्लेस हो जाना है. फॉर एग्जाम्पल ये जो मेरा फर्स्ट डेटा है मैंने इसको पहले से बता दिया कि इसने 1 पे आके बैठ जाना है, तो ये 1 पे खुद ही आके बैठ जाएगा, चाहे इट्स द फर्स्ट एलिमेंट इनसाइड माय फाइल और इट्स द लास्ट, इट डजंट मैटर. इसके एग्जांपल करते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने 3 नंबर्स डाले ए बी सी, और मैं बी को पहले ही बता चुका हूँ कि तुमने दूसरी लाइन पे बैठना है, और सी को मैं पहले बता चुका हूँ तुमने पहली लाइन में बैठना है. हालांकि मैंने सी को आखिर में अपेंड किया है, सी जाकर पहली लाइन पे बैठ जाएगा बिकॉज ऑर्डर इज प्री डिसाइडेड. यूजेज तब है जब ऑर्डर प्री डिसाइडेड हो, सॉर्ट ऑर्डर हो पहले से, when there is a unique field with the data. For example, एक यूनिक फील्ड ऐसी फील्ड होती है जो हर डेटा के साथ यूनिक होती है. मतलब कि ये किसी का आईडी कार्ड नंबर हो सकता है, ये मेरा नाम है तो मेरा आईडी कार्ड नंबर मेरा ही आईडी कार्ड नंबर होगा, इस दुनिया में किसी और का नहीं होगा. तो यूनिक फील्ड की जरूरत पड़ती है क्योंकि ऑब्वियसली वी हैव टू सेट अप दैट ऑर्डर विद अ यूनिक फील्ड, अदरवाइज तो ऑर्डर ओवरलैप करना शुरू कर देगा. किसी भी दो लोगों की फील्ड सेम हो गई, समझ ही नहीं आएगा कि किस चीज़ ने कहाँ बैठना है. देन वी हैव रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन. रैंडम के अंदर रिकॉर्ड की लोकेशन कैलकुलेट की जाती है कि रिकॉर्ड ने किस जगह पे प्लेस होना है, इस चीज़ को कैलकुलेट किया जाता है यूजिंग अ हैशिंग एल्गोरिथम. हैशिंग एल्गोरिथम को इस्तेमाल किया जाता है एक फील्ड के ऊपर फ्रॉम द डेटा, और उसके बाद हमारे पास एक आंसर आता है. उस आंसर की जगह पे, उस आंसर की मेमोरी लोकेशन पे वी कैन स्टोर द डेटा. अब अगर तो वो लोकेशन पहले से भरी हुई है, देन subsequent location is searched, मतलब कि अगली लोकेशन को सर्च किया जाता है which is known as closed hash, या फिर एक ओवरफ्लो एरिया को सर्च किया जाता है which is open hash. Hashing algorithm क्या होता है? Hashing algorithm is just a mathematical function to find a hash key. For example, f of x is equals to x plus 1. मतलब मैं x में जब 1 वैल्यू दूंगा तो ये 1 plus 1 equal to 2 हो जाएगा. This is a type of hashing algorithm. Very simple. Obviously, they're not that simple, but ये एक टाइप थी. इस तरीके से मेमोरी लोकेशन को फाइंड किया जाता है. होता क्या है, फील्ड आती है, हैशिंग एल्गोरिथम में जाती है, हैशिंग एल्गोरिथम से गुजरने के बाद हैश की में बदल जाती है. फॉर एग्जांपल मेरा आईडी कार्ड नंबर 35202 मैंने फील्ड में दिया, वो हैशिंग एल्गोरिथम में से गुजरा और वो बन गया 0001.
अब 0001 वाली जगह पे मेरा डेटा स्टोर हो जाएगा। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। हैशिंग एल्गोरिथम के कुछ तरीके होते हैं। फर्स्ट वन इज फोल्डिंग। फोल्डिंग में क्या किया जाता है, जो जॉइंड कैरेक्टर्स होते हैं, जो जॉइंड नंबर्स होते हैं, एक साथ खड़े होते हैं, उनको प्लस कर दिया जाता है सिंपली। और उसके बाद जो आंसर्स आते हैं, वी अगेन डू दिस, हम दोबारा से प्लस कर देते हैं until we're left with one singular number, और उसको हम अपनी हैश की कह देते हैं। देन वी हैव ट्रंकेशन। ट्रंकेशन में क्या किया जाता है, ऑल्टरनेट नंबर्स को लिया जाता है until we're left with the length of the hash की। 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, whatever। तो हैश की इस तरह से फाइंड कर ली जाती है। मॉडुलर डिव। मॉडुलर डिव क्या करता है, डेटा को डिवाइड करता है एक मॉड के साथ विच इज प्री डिसाइडेड। प्री डिसाइडेड, ओके। अब ये मॉड के साथ जब डिवीजन की जाती है तो एक रिमाइंडर आता है। इस रिमाइंडर को हैश की कहा जाता है। दिस इज नॉट वेरी गुड क्योंकि रिमाइंडर ऑब्वियसली ओवरलैप भी कर सकता है। Then we have collisions in hashing. Collisions hashing में तब होते हैं when two or more things have the same hash और उनको स्टोर करने की जगह नहीं मिल रही होती इवेंचुअली। तो ऐसे collisions हो जाते हैं। इनको सॉल्व करने के कुछ मेथड। द फर्स्ट वन इज बकेटिंग। ये क्लोज्ड हैश के ऊपर बेस करता है और ये कहता है सिंपली नेक्स्ट लोकेशन पर जाकर भेज दो। मतलब 001 आया था, सिंपली 002 के ऊपर भेज दो। देन वी हैव चेनिंग। चेनिंग के अंदर एक लिंक लिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि अगली लोकेशन पर ढूंढा जा सके। ओपन हैश के ऊपर बेस करता है। लिंक लिस्ट में ये है कि जी यहाँ पे स्टोर करना था लेकिन ये भरी हुई है जगह, तो ये जिस जगह पे पॉइंट करिए वहाँ जाके कर दो। री हैशिंग के अंदर दिस क्लोज्ड हैश वी यूज अनदर हैशिंग एल्गोरिथम। मतलब कि जो आंसर आया था अगर वो पहले से भरा हुआ है, मैंने मॉड्यूलर डिव से आंसर निकाला 2, लेकिन 2 के ऊपर पहले से कोई और डाटा बैठा हुआ है, तो मैं कहूँगा लेट्स यूज फोल्डिंग इंस्टेड, या फिर लेट्स यूज ट्रंकेशन इंस्टेड। उसके बाद जी एडवांटेजेस है हमारे पास। फास्टर स्पीड ऑफ एक्सेस होती है रैंडम फाइल ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि रैंडम के अंदर हैश की कैलकुलेट हो रही है तो बड़ी जल्दी हमें एग्जैक्टली पता होता है हमारा डेटा कितना पड़ा हुआ है। देन वी हैव सीक्वेंशियल एक्सेस एंड रैंडम एक्सेस। सीक्वेंशियल एक्सेस में रिट्रीविंग डेटा इन अ स्टेप बाय स्टेप लिनियर ऑर्डर फ्रॉम बिगिनिंग टू द डिजायर्ड पॉइंट। मतलब कि लेट्स से ये हमारी फाइल है, इसमें ये डाटा पड़ा हुआ है, तो पहले फर्स्ट वाले पे जाऊंगा, मैच करूंगा, नहीं मिला, अगले वाले पे जाऊंगा, मैच करूंगा, नहीं मिला, अगले वाले पे जाऊंगा, मैच करूंगा, नहीं मिला, until I find my desired data। तो क्या किया जाता है, अर्लीस्ट से शुरू किया जाता है, सक्सेसिव को सर्च किया जाता है जब तक डेटा मिल ना जाए। Then we have random access. Random access directly retrieving data from any location without following a sequential order। मतलब कि रैंडम एक्सेस के अंदर एग्जैक्टली जहाँ डेटा पड़ा हुआ है मैं वहाँ जाऊँगा, डेटा उठाऊँगा और दे दूँगा। कोई लंबी चौड़ी नहीं करूँगा मैं कि मैं पहले पहले पे जाऊँ, फिर दूसरे पे जाऊँ, तीसरे पे जाऊँ, लंबी नहीं करूँगा, मैं सीधा काम करूँगा। सीरियल सीक्वेंशियल के ऊपर बेस करती है। सीक्वेंशियल सीक्वेंशियल पे भी बेस करती है, रैंडम पे भी बेस करती है, देन रैंडम ओनली रैंडम पे बेस करती है। यहाँ पे हमारे सेकंड चैप्टर खत्म हो जाते हैं। नाउ वी स्टार्टिंग विद थर्ड चैप्टर व्हिच फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन रेफर्स टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स इन बाइनरी। ठीक है, इसमें वी आर गोना हैव टू कॉन्सेप्ट्स मेनली। देयर इज मैंटिसा एंड एक्सपोनेंट। मैंटिसा क्या करता है, द सिग्निफिकेंट डिजिट्स ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। मतलब कि मेरे पास था नंबर 202.5, तो ये जो 202 है इसको रिप्रेजेंट करेगा मैंटिसा, और ये जो 0.5 है इसको रिप्रेजेंट करेगा एक्सपोनेंट। मैंने एग्जैक्ट चीज़ नहीं बोली, मैंने एक बड़ा ही वेग किस्म का कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है। डिटेल में बात करते हैं अभी। स्केल फॉर फ्लोटिंग पॉइंट, ठीक है। लेफ्ट के ऊपर तो वही स्केल होता है जो हम बचपन से करते हैं, 1 2 4 8 16 32, आगे उर्दू में काउंटिंग नहीं आती इतनी। बीच में पॉइंट होता है। देन वी हैव, यहाँ पे हम शुरू करते हैं 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 3 4, that's how it's done। But on the right hand side which is decimals, we start from 2 to the power -1, then -2, -3, -4, -5, जहाँ तक लेके जाना है ले जाओ। फर्स्ट 4-5 वैल्यूज़ याद कर लेना एग्जैक्टली क्योंकि वो कभी कभी डायरेक्ट टेस्ट कर लेता है, लेकिन इससे आगे की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो मतलब 1/2 to the power 4 कर लोगे, वो एक ही बात होती है। ठीक है, अच्छा अब हम केसेस के ऊपर चलते हैं। तो फर्स्ट केस इज डेसिमल टू बाइनरी। नंबर ऑफ बिट्स फॉर मैंटिसा एंड नंबर ऑफ बिट्स फॉर एक्सपोनेंट विल बी गिवन। ठीक है, पहले बता देंगे कि मैंटिसा इतने बिट्स का है, एक्सपोनेंट इतने बिट्स का है। अच्छा अब देखते हैं, we have a number 14.75 and we have to convert it to binary. Let's see. Step 1, write the scale and put down the 1
on the numbers that will add up to 14.75. स्केल मैंने लिख लिया है, ये मेरा स्केल आ गया। अब इस पे हमने ऐसे नंबर्स पे 1 डालना है कि अगर मैं उनको प्लस करूँ तो 14.75 बन जाए। तो 8 प्लस 4 इज़ 12, 12 प्लस 2 इज़ 14। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से मैंने 14 उठा लिया, राइट हैंड साइड पे मैंने 0.5 उठाया और 0.25 उठाया। 0.5 प्लस 0.25 आई शुड नॉट हैव टू टेल यू के इज़ 0.75। तो हो गया हमारा 14.75। ठीक है, ये पहला काम हो गया। नाउ दिस is called fixed point representation, but what we're learning is floating point representations. Now we're going to move the decimal place. ठीक हो गया। अब हमारे डेसिमल पॉइंट यहाँ पे था, तो हम अपने डेसिमल पॉइंट को टूवर्ड्स द लेफ्ट मूव करना शुरू करेंगे until we meet the last one। मैंने कहा है until last one। ठीक हो गया। फिर हम देखेंगे हमने अपने पॉइंट्स को कितनी जंप कराई है, 1 2 3 4, 4 जंप्स कराएंगे तो हमारा एक्सपोनेंट 4 होगा। ठीक है, एक्सपोनेंट क्या होता है, ये न्यू नंबर मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर 4 है ना, तो ये 4 एक्सपोनेंट है मेरा। ठीक है, जैसे हम वो साइंटिफिक फॉर्म करते थे बचपन में कि 3.024 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3, तो ये बन जाता है 3024 डायरेक्टली। तो ये वही चीज़ है, लिटरली सेम चीज़ है। अच्छा, स्टेप 3 में we're gonna remove the decimal and convert exponent to binary। अच्छा, अब मैंने जब मेरे पास ये टर्म आ गई ना, तो मैंने इस वाले पॉइंट को हटा दिया क्योंकि फ़र्क क्या पड़ता है। तो 0 1 1 1 0 1 1 0, ये मेरे पास आ गया मेरा मैंटसा। मैंटसा। और फिर मैंने एक्सपोनेंट को बाइनरी में कर दिया। एक्सपोनेंट मेरा 4 था, सो दिस गोना बी, सॉरी, दिस गोना बी 1, दिस गोना बी 2, 4 एंड 8। तो 4 के ऊपर मैंने 1 लगाया, मेरा सिंपली बाइनरी में एक्सपोनेंट आ गया। स्टेप 4 इज स्टोर इन गिवन स्पेस। अच्छा, दिस इज अ बिट ट्रिकी, इसलिए स्टेप 4 लिखा है, वरना मुझे कुछ शौक नहीं है। दिस इज ट्रिकी बिकॉज मैंटसा में जीरोस, एक्स्ट्रा जीरोस ऑन राइट होते हैं। मतलब कि मेरा जो भी नंबर बना है, अगर इसके राइट पे एक्स्ट्रा जगह होती तो मैं यहाँ पे जीरो लगाता, मैं लेफ्ट पे जीरोस ना लगाता। आम तौर के ऊपर तो हम लेफ्ट पे जीरोस लगा देते हैं ना, लेफ्ट पे हम कहते हैं लेफ्ट पे जितने मर्जी जीरो लगा दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें मेंटसा में राइट पे लगते हैं। एक्सपोनेंट हमारा बेचारा अच्छा बच्चा है, वो तमीज से जिस तरह हम सीख के आए हैं एएस में से वैसे ही करते हैं बिहेव। तो हम लेफ्ट पे जीरो जितने मर्जी लगा दें, डजेंट मैटर। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम करेंगे नेगेटिव डेसिमल। अभी हमने किया पॉजिटिव डेसिमल टू बाइनरी, नाउ वी गोना डू नेगेटिव डेसिमल टू बाइनरी। ठीक है, तो नेगेटिव डेसिमल टू बाइनरी में स्टेप 1 इज इग्नोर नेगेटिव साइन एंड फॉलो द सेम स्टेप्स। मतलब कि नेगेटिव को मिस कराओ, सेम स्टेप्स करो जो कराए हैं यहाँ तक, until here। I'm sorry। Now apply 2's complement on Mantasar। मतलब कि जब आप नेगेटिव साइन को इग्नोर करके वहां तक पहुंच गए हैं, तो फिर अप्लाई कर दें 2's कॉम्प्लीमेंट मैंटसा के ऊपर, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। एक्सपोनेंट सेम रहेगा, मैंटसा के ऊपर 2's कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। 2's कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, इसको इन्वर्स कर देते हैं सबसे पहले, 1 0 0 1 0 0 0 1, और इसमें प्लस कर देते हैं 1, तो 1 1 इज, यार गाइब कर लेना यार, इतना तो आता है। चलो आगे करते हैं, बाइनरी टू डेनरी। अच्छा, बाइनरी नंबर देगा वो हमें, इसको हमने फ्लोटिंग पॉइंट में लेके जाना है। सेम, क्या इजी शिट है ब्रो, जो करते हुए आए हैं उसी को उल्टा कर दो। ठीक है, ये नंबर आया हमारे पास। ठीक है, अच्छा, अब इसमें पॉइंट नहीं लगा हुआ था, अभी हमने पॉइंट खुद लगाना है, लेकिन हमें पता है कि हम पॉइंट को कहाँ तक मूव करते हैं, अनटिल द लास्ट वन। तो पॉइंट यहाँ पे होगा। ठीक हो गया, यहाँ पे पॉइंट होगा। ठीक है, और हमें पता है हमारा एक्सपोनेंट 4 है, तो हम इसको 4 स्पेसेस 1 2 3 और 4 यहाँ पे ले जाते हैं पॉइंट को। अब हमारा ये नंबर बन चुका है। ठीक हो गया। अब इस वाले नंबर को सिंपली कन्वर्ट कर लो डेनरी में यूजिंग स्केल। स्केल को इस्तेमाल करो, सिंपल डेनरी में कर दो, सिंपल शिट। नेगेटिव बाइनरी टू डेनरी। अच्छा, अब जब हम नेगेटिव डेनरी टू बाइनरी करते थे तो हम क्या करते थे, हम एंड पे टूस कॉम्प्लीमेंट करते थे। लेकिन अब क्योंकि उल्टा है, तो हम सबसे पहले टूस कॉम्प्लीमेंट और मैंडसा करेंगे, उसके बाद फॉलो सेम स्टेप्स करेंगे जैसे कि पॉजिटिव बाइनरी को डेनरी में किया जाता है। तो हमारा आंसर आ जाएगा। अच्छा, इफ एक्सपोनेंट इज नेगेटिव अप्लाई टूस कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट ऑन इट एज वेल। सिंपल सी बात है, वेरी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। Normalization. Normalization is a technique
यूज्ड टू मेक योर डेटा मोर एक्यूरेट। अच्छा, अब नॉर्मलाइजेशन के अंदर देयर इज दिस थिंग कि फॉर अ नेगेटिव नंबर इट्स ऑलवेज गोना बी 1.0, ठीक है, और फॉर अ पॉजिटिव नंबर इट्स गोना बी 0.1। अच्छा, अब इसकी कोई सेंस नहीं है, फजूल बात लिखी हुई है, लेकिन मैं बता देता हूँ। यार देखो, ये मैंटिसा है एक पॉजिटिव नंबर का। अब जब मैं इसका टूस कॉम्प्लीमेंट लूंगा ना, तो ये क्या होता होता है, हम इसको कर देते हैं 1 0 0 1 0 0 0 1, इसमें प्लस करना है हमने 1 1 1 कितना होता है, हमारा 2 होता है ना, तो ये हो जाएगा 0 और यहाँ पे कैरी 1 चला जाएगा, अब यहाँ 1 आ जाएगा, 1 1 0 0 0 1, ये हमारा नंबर आता है और पॉइंट यहाँ पे है। तो सर जब मैंने मैंटिसा लिया है तो आप देखें ना, ये वाली बिट फ्लिप हो गई है, तकरीबन हर दफ़ा होती है। तो इसलिए ये बात लिखी हुई है सिर्फ कि नेगेटिव नंबर में 1.0 होता है, पॉजिटिव में 0.1 होता है। यार पंखा मैंने बहुत तेज चला दिया। ओके, बैक टू द टॉपिक, हाउ टू नॉर्मलाइज। फर्स्ट, रिकॉर्ड हो रहा है ना भाई? हो रहा है। हाउ टू नॉर्मलाइज, फर्स्ट एंड सेकंड बिट शुड नॉट बी द सेम। ये देखो जी, ये दो बिट्स कभी भी सेम नहीं होनी चाहिए। इसको क्या करेंगे, टू मेक दिस राइट वी शिफ्ट द डेसिमल टुवर्ड्स द राइट एंड डिक्रीज मैंटिसा बाय 1। अब इसका बड़ा ही सिंपल सा तरीका है यार, देखो जब यहाँ पे पॉइंट लगा है, हम क्या चाहते हैं, यहाँ पॉइंट आ जाए, तो पॉइंट को एक ऐसे करके मूव करा दो, और अभी हमारा एक्सपोनेंट 5 पे था, इसको चेंज करके 4 पे ले आओ, बात वही है, ठीक है। तो ये करके भी दिखा दिया। अच्छा, अब ये थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं, ये सवाल आ जाता होता है कभी कभी। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। कूल। What problems occur if normalization is not done? तो क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन ना की जाए तो रिडंडेंट जीरोस होते हैं जो स्पेस लेते हैं मुफ्त की, भाई मुफ्त की नहीं आ रही, बड़ी महंगी होती है। प्रिसिशन लॉस्ट हो जाती है। आप बेहतर नंबर ऑफ थिंग्स को रिप्रेजेंट कर सकते थे लेकिन आप नहीं कर पा रहे क्योंकि जगह कम पड़ गई, बात एक ही है। मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल नंबर। अब ये जो यहाँ पे एक्स्ट्रा जीरोस आ रहे हैं ना, हो सकता है किसी और नंबर की ऐसी रिप्रेजेंटेशन बननी हो जो नहीं बन पा रही क्योंकि पहले से एक नंबर आ गया। अच्छा, प्रॉब्लम विद फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन इज दैट कि ये जो नंबर्स होते हैं ना 0.2 0.4 0.1 कैन नॉट बी एग्जैक्टली रिप्रेजेंटेड। इसकी वजह दिखा देते हैं। अब अगर हम अपने स्केल पे थोड़ा सा वापस आएँ तो हमें दिखता है कि हमारा स्केल है 0.5 0.25 0.125। अब मैंने अगर इसमें 4 पॉइंट लेट्स से 2 करना था रिप्रेजेंट, तो मैं कैसे करूँगा, इट्स इम्पॉसिबल। या तो मैं यहाँ 1 लगाऊंगा या तो मैं यहाँ लगाऊंगा। अब इन दोनों में से मैं कौन सी जगह पे लगाऊं, ये 0.05 आगे है और ये तो चलो छोड़ो ना, ये तो बहुत ही पीछे है। तो सर एग्जैक्ट नहीं हो सकता, इसलिए मसला क्रिएट होता है 0.2 0.4 और 0.1 के अंदर, क्योंकि ये एग्जैक्टली रिप्रेजेंट नहीं हो सकते। 0.2 हैज़ बीन रिप्रेजेंटेड बाय वैल्यू ग्रेटर देन 0.2 जो कि मैंने अभी दिखा दिया इज 0.25। 0.4 हैज़ टू बी रिप्रेजेंटेड बाय वैल्यू ग्रेटर देन 0.4 which is 0.5. After that, after calculation, the difference adds up. The increase difference can become significant. अब इसका मैं बता देता हूँ क्या होता है। Let's say 0.2 is getting multiplied with 0.4. अब असल में 0.25 is getting multiplied by 0.5, ठीक है। तो उसकी वजह से ये जो आंसर आएगा ना, दिस गोना बी डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल आंसर दैट वाज सपोज्ड टू बी देयर। तो इसलिए ये सिंपल सी बात है। अच्छा, इसके बाद में मैंटसा की लेंथ और एक्सपोनेंट की लेंथ, अगर एक्सपोनेंट की लेंथ ज़्यादा होगी तो मुझे एक ज़्यादा बड़ी रेंज मिलेगी, क्योंकि देखो ना ये नंबर है और ये एक्सपोनेंट है। अब एक्सपोनेंट अगर मैं बहुत बड़ा कर सकता हूँ तो मैं पॉइंट को उतना लेफ्ट मूव कर सकता हूँ, हो सकता है मेरे मैंटसा में से ही बाहर चला जाए, तो मेरी रेंज बढ़ जाती है। बट वेयर एज मैं मैंटसा की लंबी लेंथ करता हूँ तो मैं प्रिसाइज हो जाता हूँ, ज़्यादा एक्यूरेट चीज़ें मैं रिप्रेजेंट कर पाऊँगा। इसलिए इनका ना एक ट्रेड ऑफ चलता रहता है, ये ट्रेड ऑफ बता देता हूँ मैं। इट हैपन्स बिटवीन रेंज एंड प्रिसीजन इफ मोर बिट्स। अगर मैंटेसा के लिए ज़्यादा बिट्स इस्तेमाल करोगे तो जी बेटर प्रिसीजन आ जाएगी, लेकिन अगर एक्सपोनेंट के लिए करोगे तो बेटर रेंज आ जाएगी। लेकिन दोनों के लिए नहीं कर सकते ना, अब एक के लिए करेंगे तो दूसरे की कम हो जाएंगी, दूसरे के लिए करेंगे तो एक की कम हो जाएंगी, वही मतलब बहन भाई नहीं लड़ते वो उस पर चॉकलेट पे, वो वही सीन है। अच्छा, इसके बाद ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो। ओवरफ्लो में मोर बिट्स देन स्पेस टू स्टोर, अंडरफ्लो में मोर स्पेस देन बिट्स टू स्टोर। मतलब मेरे पास 12 बिट्स दी हुई थी लेकिन मेरा नंबर सिर्फ 8 बिट्स का है, तो मोर स्पेस देन बिट्स। और लेट्स से मुझे 4 बिट्स की जगह दी हुई थी लेकिन मेरा नंबर 8 बिट्स का है, तो देयर इज मोर बिट्स देन स्पेस टू स्टोर। And that is how we're done with our first 3 chapters.